नमस्कार दोस्तों, किताब दस्तक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। कभी कभी हमें कुछ इस तरह की किताबें मिल जाती हैं जो दुनिया को देखने के हमारे तरीके को पूरी तरह बदल के रख देती हैं। मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि जो भी किताबें मैंने आज तक पढ़ी उनमें सबसे बेहतरीन किताबों में से एक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लेसॉन है। ये किताब शुरू ही इतने अच्छे नोट से होती है दैट मनी इज द मीडियम बाय विच अर्थली सक्सेस इज मेजर्ड। मनी इज प्लेंटीफुल फॉर दोज हु अंडरस्टैंड द सिंपल लॉज विच गवर्न इट्स एक्विजिशन। ना तो पैसा बदला, ना पैसे कमाने के प्रिंसिपल्स। अगर कुछ बदला है तो वो है नज़रिया, हमारा पैसे को कमाने का नज़रिया। और आज फिर एक बार हमारा नज़रिया बदलने वाला है इस किताब की वजह से। किसी भी किताब से हमें सिर्फ उसे लिखी हुई कहानियां पता नहीं चलती, हमें पता चलता है उसे लिखने वाले का चरित्र, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी परिपक्वता। इस बुक का फॉरवर्ड नोट ये साफ कर देता है कि इसके ऑथर एक बहुत ही मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति रहे हैं। पहली लाइन, Our prosperity as a nation depends upon the personal financial prosperity of each of us as individuals। हमारे सामने किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का रास्ता इतनी सरलता से एक्सप्लेन कर देती है। चलिए एक नज़र डालते हैं बेबीलोन पर, जो कि इस किताब का मेन प्लॉट है। एक ऐसा शहर जहां ना रिसोर्सेज हैं, ना माइंस, ना जंगल और ना ही मकान बनाने के लिए पत्थर। अगर कुछ है तो वो है यूफ्रेटिस नदी का पानी, कुछ उपजाऊ ज़मीन और ह्यूमन एबिलिटी। बेबीलोन सर्वोत्तम उदाहरण है कि कैसे मानव अपनी काबिलियत के बूते बिना ज़्यादा रिसोर्सेज के भी बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। इस शहर के लोगों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बूते एक मरुभूमि को संसार के सबसे बड़े और अमीर शहरों की लिस्ट में शामिल किया है। फिर चाहे बेबीलोनियन इंजीनियर्स के द्वारा नदी के पानी को इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू पूरी वैली की बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना देने का काम हो, या 50 फीट ऊंची प्रोटेक्शन वॉल्स का निर्माण, इस शहर के लोगों ने ये सब करके दिखाया है। 8000 साल पहले के ये लोग भाले लेकर जानवरों के पीछे भागने वाले बारबेरियंस नहीं थे। ये थे उस वक्त के एजुकेटेड और एनलाइटेंड लोग, जो इंजीनियर्स थे, जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, मैथमेटिशियंस, फाइनेंसर्स थे। ऑथर कहते हैं, बेबीलोन एज अ सिटी एग्जिस्ट्स नो मोर। When those energizing human forces that built and maintained the city for thousands of years were withdrawn, it soon became a deserted plain। जैसे ही वो पॉजिटिव ह्यूमन एनर्जी डिसरप्ट हुई, बेबीलोन दोबारा बंजर हो गया। हेरोडोटस, जो कि एक ग्रीक ट्रैवलर और हिस्टोरियन थे जिन्होंने बेबीलोन को उसके प्राइम पे विजिट किया था, उनके द्वारा दी गई डिस्क्रिप्शंस आज किसी भी आउटसाइडर के द्वारा दी गई वो आखिरी डिस्क्रिप्शन है जो हमारे पास मौजूद है। Although Babylon has faded, but its wisdom has been preserved for us। वो कैसे? On clay tablets। जी हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट को हज़ारों ऐसे क्ले टैबलेट्स मिले हैं अपनी एक्सकवेशंस के दौरान, जो अपनी लिखावट में समेटे हुए हैं इस महान शहर की वो कहानियाँ जो आपको ये सोचने पर विवश कर दें कि 6 से 8 हज़ार साल पूर्व भी मानव सभ्यता कितनी उन्नत थी। किताब पर वापस आते हैं। कहानी शुरू होती है द मैन हु डिज़ायर्ड गोल्ड नाम के पहले चैप्टर से। बंसीर हमारी इस स्टोरी का पहला लीड कैरेक्टर है। बंसीर एक चैरियट बनाने वाला मिडिल एज्ड मैन है जो एक दिन निराशा से भरे मन के साथ एक छोटी सी दीवार पर बैठा अपने घर को, अपनी वर्कशॉप को देख रहा था, जहां उसके सामने था एक आधा बना हुआ चैरियट, एक राशन का बैग जो कि बस खाली होने ही वाला था। और बंसीर सर उठा के दूसरी तरफ देखता है राजा के किले की ऊंची दीवारें जो बस उसके घर से कुछ ही दूर थी। अपनी दुविधा में उलझे बंसीर को कोबी द म्यूजिशियन का स्वर सुनाई देता है। बता दें कि कोबी इस कहानी का सेकंड लीड कैरेक्टर है और बंसीर का बेस्ट फ्रेंड भी। कोबी वहां उससे 2 सिक्के उधार मांगने आया था, जिन्हें वो शाम को लौटा देता। यहां ऑथर दिल को छू लेने वाले अंदाज में लिखते हैं, इफ आई हैड दोज 2 शेकल्स टू नो वन वुड आई लेंड देम, नॉट इवन टू यू माई बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज they would have been my fortune, my entire fortune। यहाँ पे ये कहते हैं कि यानी अगर मेरे पास वो 2 सिक्के होते भी तो भी मैं वो किसी को ना देता,
अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं, क्योंकि वो मेरी सारी दौलत होते। यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि अब सवाल कोबी पूछता है कि आफ्टर अ लाइफ टाइम ऑफ हार्ड लेबर माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ एन एम्प्टी पर्स। इस पर बंसीर, जो कि पहले से इस बारे में सोच रहा था, वो उत्तर करता है, व्हाट इज द मैटर, वाई कांट वी एक्वायर गोल्ड एंड सिल्वर। क्या हमारे बच्चे, उनके भी बच्चे इस सोने के खजानों से भरे शहर में बस बकरी का दूध और पोरिज खाकर ही संतुष्ट होते रहेंगे? और क्यों? क्योंकि वो भी हमारे ही फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। यहां पहली बार बंसीर एक दुखी आदमी से आगे बढ़ते हुए कुछ करने की बात कहता है। वो कहता है, आई वॉन्ट टू बी अ मैन ऑफ मीन्स। मैं संसाधन इकट्ठा करना चाहता हूं। आई विश टू ओन लैंड्स एंड कैटल, robes and coins, and I am willing to work for those things with all the strength in my back, with all my skill. यहाँ हमें पता चलता है कि बंसीर सिर्फ एक सपने देखने वाला आदमी नहीं है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए जिस हार्डवर्क की ज़रूरत है, बंसीर वो भी करने को तैयार है। अब कोबी भी अपने हालात बताते हुए कहता है, माई अर्निंग्स आर क्विकली गॉन। जो भी मैं कमाऊं वो ख़त्म हो जाता है, और अपने परिवार को भूखा न सोने दूं, इसके लिए मैं क्या क्या नहीं करता। यहाँ दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं, माइट वी फाइंड आउट हाउ अदर्स एक्वायर गोल्ड एंड डू as they do. Perhaps there is some secret we might learn if we but sought from those who knew it. मतलब हमें ढूंढना चाहिए उस सीक्रेट को जो शायद हम नहीं जानते। इन दोनों की ये बात चल ही रही होती है कि तभी कोबी को याद आता है कि आज उसने बाजार में किसी को देखा है। जी हाँ, यहाँ पे एंट्री होती है इस कहानी के तीसरे मेन कैरेक्टर अर्काड की। कोबी को याद आता है कि आज ही उसने बाजार में अर्काड को देखा है, और यही वो अर्काड है हु इज़ क्लेम्ड टू बी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। वो इतना अमीर है कि स्वयं राजा भी अपने ट्रेजरी के लिए उससे कभी कभी मदद मांगते हैं। यहाँ पर बंसीर मजाक करते हुए कहता है कि अगर ये मुझे मिल जाए रात के अंधेरे में, तो मैं इसके उस बड़े से बटुए को इससे चुरा लूँ। यहाँ कोबी के थ्रू ऑथर इतनी बड़ी बात कहते हैं जो अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो शायद हमारा जीवन इकोनॉमिक टर्म्स में तो बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। ऑथर लिखते हैं, अ मैन्स वेल्थ इज नॉट इन द पर्स ही कैरीज, अ फैट पर्स क्विकली एम्प्टीज इफ देयर इज नो गोल्डन स्ट्रीम टू रीफिल इट। इन बातों को करते हुए ये दोनों दोस्त इस बात को डिसाइड करते हैं कि अब हम अर्काड के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि हम इनकम को एक्वायर कैसे कर सकते हैं, कैसे अर्काड बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी बना। ऑथर इसके आगे बहुत अच्छी लाइंस में लिखते हैं, द रीज़न वाई वी हैव नेवर फाउंड एनी मेजर ऑफ वेल्थ इज़ बिकॉज वी नेवर सॉट इट। हमारे पास बड़े पैसे को कमाने का कोई ज़रिया इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी उसे पाने की चेष्टा ही नहीं की। क्या ये बात हमारे आज के संदर्भ में सही नहीं है? इन दोज थिंग्स टुवर्ड्स विच वी एक्सर्टेड आर बेस्ट एंडेवर्स वी सक्सीडेड। उन सभी चीज़ों में जिनमें हमने अपना बेस्ट दिया, अपनी पूरी जान झोंक दी, क्या हम उनको करने में कामयाब नहीं हुए? यहाँ बंसीर याद करता है कि कैसे उसने अपनी पूरी जान चैरियट यानी कि रथ बनाने में लगा दी, और क्या वो एक अच्छा रथ बनाने वाला नहीं बना? बिल्कुल बना। यहाँ कोबी अपने दिनों को याद करता है कि कैसे वो म्यूज़िक को सीख रहा था, और क्या वो एक अच्छा म्यूजिशियन नहीं बना? वो बिल्कुल बना। दोनों दोस्त अपने सबकॉन्शियस में ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का जो छोटा सा लक्ष्य रखा था वो उसी लक्ष्य को पा सके, क्योंकि एक तो उनके जीवन का लक्ष्य ही छोटा था, और दूसरा उन्होंने अपनी पूरी जान उसी लक्ष्य के इर्द गिर्द लगा दी, जिसकी वजह से वो उस लक्ष्य को पाने में तो कामयाब हुए, मगर उसके आगे कभी बढ़ नहीं सके। तो दोस्तों, ये थी इस बुक के चैप्टर 1 और स्टार्टिंग की समरी। एक एक लाइन इतने अच्छे से लिखी गई है कि आपको कई सालों के एक्सपीरियंस में जो सीख मिलती है वो बस एक पैराग्राफ पढ़ने से मिल जाए। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि क्या हुआ जब बंसीर और कोबी अर्काड से मिले, क्या अर्काड उन्हें कुछ सिखा पाया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें इस बुक की अगले पार्ट के लिए। धन्यवाद।